गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन हेड में एक और क्वेश्चन हल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो, श्री दीपचंद के पास 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित पूंजी संपत्तियां थी। एक तो उसके पास एक रहने का मकान था, एक आभूषण थे, एक किसी कंपनी के असूचित समता अंश है और एक 10,000 रुपये की लागत की यूटीआई की यूनिट्स योजना 1964 की यूनिट्स है। तो आपको जब थ्योरी बताई थी तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यदि यूटीआई की यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किसी ने ये यूनिट्स खरीद रखी है और इनको बेचने पे यदि कोई प्रॉफिट होता है तो सो प्रॉफिट ये टैक्स फ्री होगा, इसलिए इसके ऊपर तो कैपिटल गेन चार्ज होगा ही नहीं। तो इस यूनिट्स वाले पॉइंट को तो भूल ही जाना है बिल्कुल, क्योंकि ये टैक्स फ्री यूनिट्स है। ठीक है ना। बाकी 3 तरह के जो पूंजी संपत्तियां हैं, एक मकान है, एक ज्वेलरी है और एक शेयर्स है। इन तीनों को इसने बेचा है, आगे अपने को डिटेल दी है और तीनों के ऊपर पूंजी लाभ क्रिएट हो रहा है, तो अपने को कैलकुलेशन करनी है सारी। तो ठीक है, पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सबसे पहले अपने को बता रहा है कि ये जो रहने का मकान है इसके पास, दीपचंद के पास, ये उसने 15 जून 2019 को 28,19,200 रुपये में बेच दिया और बेचने में 20,000 रुपये का खर्चा लगा है। तो खर्चा जो लगा है वो बेचने की प्राइस में से घटाएंगे, आपको पता है। पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, सेल प्राइस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 28,19,200 और इसमें से लेस कर देंगे बेचने के खर्चे, जिनको हम कहते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस, 20,000 रुपये के। तो ये आपके 27,99,200 रुपये में प्रॉपर्टी को बेचा है इसने। इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया है उसने कि ये मकान उसने 1992 में बनवाया था 1 लाख रुपए में। ठीक है ना। और आज इसका उचित बाजार मूल्य जो है वो 10 लाख रुपए है, 1 अप्रैल 2001 को। तो मैंने आपको बताया था कि यदि 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य आपको मिल जाता है तो आप बाजार मूल्य पे ही, मतलब दोनों में से जो ज़्यादा हो, लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो ज़्यादा हो, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य ज़्यादा है तो उसी को लागत मान लेंगे। लेस इसमें से करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किसका इंडेक्स निकालना है अपने को? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, विच एवर इज मोर। दोनों में से ज्यादा क्या है? तो कॉस्ट तो है इसकी 1 लाख और मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 को 10 लाख। तो फिर 10 लाख रुपए ज्यादा है, तो 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू को इंडेक्स्ड करेंगे हम। करंट ईयर का इंडेक्स 289 है, पता है आपको, और 1 अप्रैल 2001 का 100 है। तो मल्टीप्लाई 289 अपॉन 28,90,000। 28,90,000 रुपये है ये इसकी नेक्स्ट कॉस्ट आ गई। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट घटाएंगे तो माइनस में आ रहा है, मतलब कैपिटल लॉस हो रहा है इसको 90,800 रुपये का।
यहाँ लिख देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पहली संपत्ति की बात क्लियर हो गई है पूरी। दूसरी संपत्ति के रूप में 50,000 रुपए की लागत के आभूषण हैं और ये बता रहा है इसने सारे आभूषण 1 लाख रुपए में बेच दिए और 5,000 रुपए का खर्चा किया है बेचने पे। तो पहले तो लिख लेते हैं सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख में बेचे, लेस बेचने का खर्चा जिसको हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस कहते हैं 5,000, तो 95,000 रुपए। अच्छा, इंडेक्स्ड करेंगे। ज्वेलरी खरीदी भी कब है इसने, देखो ये आभूषण इसने 6 जनवरी 2017 को खरीदे हैं, तो इंडेक्स करेंगे नहीं। आपको पता है कि यदि ज्वेलरी जो पूंजी संपत्ति है 3 साल से कम इसके पास रही है तो ये अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, दीर्घकालीन नहीं होगा। तो खरीदी है इसने 6 जनवरी 17 को और बेच दी 18 अगस्त 2019 को, तो 3 साल से कम अवधि के लिए इसके पास रही है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंडेक्स नहीं करते हैं, सीधी कॉस्ट ही घटाते हैं, इंडेक्स करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस ज्वेलरी की कॉस्ट जो थी वो 50,000 रुपए थी, वो सीधी घटा देंगे। लेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 रुपए। अच्छा, ये ज्वेलरी बेच के इसने देखो एक तो 60,000 की नई ज्वेलरी खरीदी है और 40,000 के अंश खरीदे हैं। तो ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदने में कोई छूट नहीं है, आपको सारी छूटें मैंने बता रखी है ना। और ज्वेलरी बेच के शेयर खरीदने में भी कोई छूट नहीं है, तो फिर ये दोनों छूटों का लाभ इसको नहीं मिलेगा। तो यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी 45,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा इसको, ठीक है ना। अब तीसरी संपत्ति के बारे में बात करेंगे। तीसरी संपत्ति, इसके पास एक कंपनी के असूचित समता अंश है, इक्विटी शेयर है, जो इसने 1,26,732 रुपए में खरीदे थे और अभी इसने बेच दिए हैं 4,60,000 रुपए में, और 10,000 रुपए बेचने का खर्चा भी हुआ है। तो सेल प्राइस ऑफ शेयर्स बेचे हैं 4,60,000 में, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 रुपए के, वो घटा देंगे। 4,50,000 में बेचे हैं शेयर। अच्छा, ये शेयर इसने खरीदे कब थे, 2009, जून 2009 में खरीदे थे। तो शेयर में तो 1 साल की कंडीशन होती है, 1 साल से कम हो तो अल्पकालीन पूंजी लाभ, 1 साल से अधिक हो तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो इसने तो 2009 में खरीदे हुए अब बेचे हैं, तो अल्पकालीन पूंजी लाभ नहीं होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। तो लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कितने में खरीदा हुआ था ये, 1,26,732 रुपए में शेयर खरीदे हुए थे, बेचे अभी है तो अभी का इंडेक्स 289 है। खरीदे जून 2009 में थे तो 2009-10 का इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 148 है। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके 2,47,470, 2,47,470 रुपये घटाएंगे 202,530, ये आपके वैल्यू आई है। लेकिन
ये शेयर बेच के इसने कुछ चीजें खरीदी है। देखो, शेयर बेच के एक तो रहने का मकान खरीदा है 2 लाख। मैंने आपको बताया था कुछ भी बेचो, कोई भी पूंजी संपत्ति बेच के यदि मकान खरीदा जाता है तो धारा 54F में छूट मिलती है, लेकिन पूरी छूट नहीं मिलती है, आनुपातिक छूट मिलती है। और उसके लिए एक सूत्र, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक तो वो छूट देंगे इसको हम, तो लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। तो एग्जेम्पशन क्या मिलेगी इसको, तो इसका फॉर्मूला अपना जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपॉन टोटल सेल कंसिडरेशन। तो इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो देखो 2,02,530 है। इसने जो नया मकान खरीदा है वो 2 लाख रुपए में खरीदा है, और मल्टीप्लाई अपॉन करेंगे इस शेयर्स को बेच के कितने पैसे आए थे इसके पास, 4.5 लाख रुपए आए थे, तो अपॉन 4,50,000, तो ये वैल्यू आएगी 90,013 रुपए। तो शेयर बेच के मकान खरीदने पर इसको एक तो धारा 54F की छूट मिल गई है। एक उसने शेयर बेच के भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 5 वर्ष बाद शोधनीय बॉन्ड भी खरीदे हैं 40,000 के। आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के यदि 5 वर्षीय बॉन्ड खरीदे जाते हैं तो धारा 54 में छूट मिलती है। लेकिन धारा 54 में छूट केवल भूमि और भवन को बेचने से हुए पैसे जो आए हैं उनको इन्वेस्ट करने से ही मिलती है। यहाँ पे तो इसने शेयर बेच के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो धारा 54 की छूट इसको नहीं मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि धारा 54 की छूट किनको मिलती है, जो भूमि और भवन, भूमि या भवन को बेचकर, और जो 2 प्रकार के बॉन्ड आपको बताए थे, एक विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के और एक ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। तो ये कोई व्यक्ति भूमि या भवन बेचकर ये 2 प्रकार के बॉन्ड खरीदता है यदि, तो उनको मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक धारा 54 में छूट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे तो शेयर बेच के बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो शेयर बेच के बॉन्ड खरीदने की कोई छूट नहीं मानी जाती है। तो बस इसको घटा देंगे, तो 1,12,517 1,12,517 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इसका। अब देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर देंगे हम। तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल टू 112,517 माइनस 90,800। तो ये आपके 21,717 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा है फाइनल। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 45,000 रुपए का है। ये अपने फाइनल आंसर आ गए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है। तो इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। साथ में आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी मेन पॉइंट्स है उनको नीचे वर्किंग नोट में लिखना है, ध्यान रखना है। जैसे एक तो यूटीआई की यूनिट्स के बारे में आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा कि ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा जैसे अभी धारा 54 वाली बात बताई, तो वो आपको वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी कि भाई ये धारा 54 की छूट जो है वो केवल मकान या भूमि बेचकर यदि इस तरह के बॉन्ड खरीदे तो ही मिलती है। इसके अलावा ज्वेलरी खरीद के, उसने ज्वेलरी खरीदी थी और ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी खरीदी थी, अंश खरीदे थे, तो उसके बारे में भी लिखना है कि भाई ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी या अंश खरीदे जाते हैं तो उसकी कोई छूट का प्रावधान है नहीं, इसलिए उसकी कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो जितने वर्किंग नोट आप सेटल करके लिखोगे, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके वर्किंग नोट लिखने जरूरी है, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन आपको भेजता हूं मैं, अच्छे से देखिए, इसको समझिए। थैंक यू।